Hello learners, welcome back to my channel. In this video we are going to discuss the economic environment. इस वीडियो में हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को डिस्कस करेंगे जो कि इंटरनेशनल बिजनेस को किस तरीके से अफेक्ट करता है। ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डिफरेंट कंट्रीज़ का एक्सरसाइज करता है डायरेक्टली और जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है इंटरनेशनल बिजनेस को। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के। तो सबसे पहला है इकोनॉमिक सिस्टम, सेकेंड है लेवल ऑफ पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, थर्ड है स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, फोर्थ है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड द लास्ट वन इज़ इकोनॉमिक कंडीशंस। तो हम डिस्कस करते हैं अब इकोनॉमिक सिस्टम को। ठीक है, तो सबसे पहला है इकोनॉमिक सिस्टम। एंड इकोनॉमिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन सेटअप टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। देर आर थ्री मेन टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। एक इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि बनाए जाते हैं टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए इकोनॉमिक सिस्टम में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया जाता है। ठीक है, इसके तीन मेन टाइप होते हैं इकोनॉमिक सिस्टम के। सबसे पहला है कैपिटलिज्म। इन दिस सिस्टम देयर आर प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जितने भी प्रोडक्शन चैनल्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं उनकी प्राइवेट ओनरशिप होती है। ठीक है, रिसोर्सेज आर एलोकेटेड थ्रू द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उन्हें एलोकेट किया जाता है थ्रू द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सेकेंड है कम्युनिज्म। इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट एंड द स्टेट ओन्स ऑल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इस सिस्टम में क्या होता है, कम्युनिज्म सिस्टम में क्या होता है, जितने भी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं उसे गवर्नमेंट और स्टेट ओन करती है। गवर्नमेंट डिसाइड द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कम्युनिज्म में गवर्नमेंट डिसाइड करती है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को। ठीक है, थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी। इज़ अ सिस्टम दैट कंबाइंस एस्पेक्ट ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। मिक्स्ड इकोनॉमी एक वो सिस्टम है जिसमें दोनों कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म जो इकोनॉमी है उनके उसका एक कॉम्बिनेशन होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, जो मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उसे ऑन और कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, और जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो ऑन करता है और कंट्रोल करता है रिमेनिंग रिसोर्सेज को। ठीक है, सेकेंड कंपोनेंट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का, लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज़। अलग अलग कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है। ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम कंट्रीज़ आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। पर कैपिटा इनकम के बेस पे कंट्रीज़ क्लासीफाई की गई है। सबसे पहले आता है लो इनकम कंट्रीज़। कंट्रीज़ विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $975 और लेस। जिन भी कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम $975 से कम थी 2008 में आर द लो इनकम कंट्रीज़। उन्हें लो इनकम कंट्रीज़ कहा जाता था। उन्हें कैसे कैरेक्टराइज किया जाता था, बाय लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाई बर्थ रेट, लो लिटरेसी लेवल्स, टेक्नोलॉजी बैकवर्डनेस, अंडर एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एट्सेट्रा। ये जो कंट्रीज़ थी लो इनकम कंट्रीज़ थी, उन्हें कैसे क्लासीफाई किया जाता था, कैसे कैरेक्टराइज किया जाता था। इन कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड था। टेक्नोलॉजी थी वो बैकवर्ड थी, मतलब जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे वो बहुत ज़्यादा पुरानी थी, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी। अंडर एम्प्लॉयमेंट था उन कंट्रीज़ में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। दे आर ऑल्सो नोन एज द थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमीज़। इन्हें थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमीज़ भी बोला जाता था। सेकेंड इज़ मिडिल इनकम कंट्रीज़। Countries with per capita income of $976 and $11,905 in 2008। जिन भी कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम 976 और $11,905 के बीच में थी उन्हें मिडिल इनकम कंट्रीज़ बोला जाता था। ये दो कैटेगरीज में सब डिवाइडेड थी। फर्स्ट इज़ लोअर मिडिल इनकम एंड द सेकेंड वन इज़ अपर मिडिल इनकम। जिन भी कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम $976 से $3855 के बीच में थी 2008 में, उन्हें लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ बोला जाता था, और जिनकी 3856 से 11,905 के बीच में थी 2008 में, उन्हें अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़ बोला जाता था। ठीक है, दीज कंट्रीज़ आर कैरेक्टराइज्ड बाय अर्ली स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइजिंग लिटरेसी लेवल, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन। इन कंट्रीज़ में जो था ना वो बेसिकली सब डेवलप हो रहा था। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो इंक्रीज़ हो रहा था, लिटरेसी रेट इंक्रीज़ हो रही थी, इंक्रीज़ हो रहा था अर्बनाइजेशन, जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन थी वो रिजॉल्व हो रही थी। ठीक है, ये सारी जो सिचुएशंस थी ये रिजॉल्व हो रही थी उन कंट्रीज़ में। ठीक है, उन्हें मिडिल इनकम कंट्रीज़ बोला जाता था। दे आर ऑल्सो नोन एज सेकेंड वर्ल्ड इकोनॉमीज़। थर्ड वन इज़ हाई इनकम कंट्रीज़। Countries with per capita income of $11,906
से ज़्यादा 2008 में, जिन भी कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम इससे ज़्यादा थी 2008 में, उन्हें हाई इनकम कंट्रीज़ बोला जाता था। दे आर करेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, एडवांस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एट्सेट्रा। इन कंट्रीज़ में जो था इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा था, टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस्ड यूज़ की जाती थी, इंफॉर्मेशन का जो फ्लो था इन कंट्रीज़ में वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैड सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो लेवल है कि मतलब किस वे में, किस पेस से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन थी उसकी इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर। द थर्ड कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। जो कंट्रीब्यूशन था डिफरेंट सेक्टर्स का, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, टुवर्ड द इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, मतलब जो नेशनल इकोनॉमीज़ है डिफरेंट कंट्रीज़ की, उन्हें एक सिंगल वर्ल्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट करना। तो जितने भी सेक्टर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर, उनका जो कंट्रीब्यूशन था इस चीज़ को लेके, उसका एक मेजर इम्प्लीकेशन है इंटरनेशनल बिजनेस में। एज एन इकोनॉमी डेवलप्स द शेयर ऑफ द सर्विस सेक्टर इंक्रीजेज। जैसे ही एक इकोनॉमी डेवलप करती है, जो शेयर होता है सर्विस सेक्टर का, टर्शरी सेक्टर का, वो इंक्रीज़ हो जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विसेज इज़ इंक्रीजिंग फास्टर दैन दैट इन गुड्स ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर। जो इंटरनेशनल ट्रेड है सर्विसेज में, वो ज़्यादा तेज़ से ग्रो कर रही है, इंक्रीजिंग फास्टर दैन दैट इन गुड्स ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर बोथ इन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज। द फोर्थ component is economic policies. Policies exercise a significant influence on business. Policies ना एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है एक बिज़नेस को। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है एक बिज़नेस को। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ मे ऑफर इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज़ टू सर्टेन सब इंडस्ट्रीज़ विच फॉल विद इन द कंट्रीज़ प्रायोरिटी। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है, जैसे कि इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाना, सब्सिडीज़ प्रोवाइड कराना, तो कुछ जो कंट्रीज़ की प्रायोरिटीज़ में आती हैं, उन इंडस्ट्रीज़ को तो गवर्नमेंट इंसेंटिव सब्सिडीज़ प्रोवाइड कराती है, पर कुछ जो इंडस्ट्रीज़ होती है जो कि नॉन प्रायोरिटी में आती है एक कंट्री की, उन्हें जो गवर्नमेंट है वो उन्हें इतनी इंसेंटिव्स और सब्सिडीज़ प्रोवाइड नहीं कराता है। तो जो मेन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी वो देखते हैं। सबसे पहले है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। डिफाइंस द रोल ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट, कोऑपरेटिव एंड स्मॉल सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या करती है, ये डिफाइन करती है जो भी रोल है प्राइवेट का, पब्लिक का, जॉइंट, कोऑपरेटिव और स्मॉल सेक्टर्स है इकोनॉमिक में, उनका क्या रोल है वो उसे डिफाइन करती है। इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन स्केल ऑफ ऑपरेशंस, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा। इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है स्केल ऑफ ऑपरेशन पे, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ पे, चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी पे। सेकेंड पॉइंट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसीज़। बिफोर 1991 का जो ईयर था, मतलब जिस ईयर में लिबरलाइजेशन इम्प्लाई हुआ था, वो ईयर 1991 का ईयर था, ठीक है। उससे पहले देयर वर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। जो इम्पोर्ट थे और जो भी फॉरेन कैपिटल का इन्फ्लो था, टेक्नोलॉजी का इन्फ्लो था, वो सब उन सब पे रिस्ट्रिक्शंस थी 1991 से पहले। These affected both Indian and foreign firms. इसने इंडियन और फॉरेन फर्म्स दोनों को अफेक्ट किया था। आफ्टर लिबरलाइजेशन these restrictions have largely been removed. लिबरलाइजेशन के बाद जो ये रिस्ट्रिक्शंस थी उन्हें रिमूव कर दिया गया था, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या थी? टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना कैसे? इम्पोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस लगाना, मतलब इम्पोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगाना टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। ये क्यों किया जाता था? ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ में जो क्या था, जैसे इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थी वो लो टेक्नोलॉजी यूज़ करती थी, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करती थी, और जो फॉरेन की टेक्नोलॉजीज़ थी वो हाई टेक्नोलॉजीज़ थी। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए इम्पोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी। पर लिबरलाइजेशन के बाद जो इम्पोर्ट्स थे उस पर जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो हटा दी गई थी। पर इससे क्या हुआ? हेल्दी कंपटीशन इंक्रीज़ हुआ। कैसे? कि जो अब जैसे फॉरेन इंडस्ट्रीज़ इंडिया में आएगी तो वो साथ में न्यू टेक्नोलॉजीज़ भी लाएगी। तो इससे क्या था, जो इंडियन की जो इंडस्ट्रीज़ थी उन्होंने अपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ था कि जो कंपटीशन था वो इंक्रीज़ हो गया था, पर वो एक हेल्दी कंपटीशन इंक्रीज़ हुआ था। फोर्थ इज़ फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की, उसने इन्फ्लुएंस किया था डेवलपमेंट ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज़।
रिडक्शन इन द डायरेक्ट टैक्स इंक्रीजेज द डिस्पोजेबल इनकम। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर गवर्नमेंट टैक्सेस को इंक्रीज़ कर देगी तो जो एक पर्सन है उसकी जो इनकम होगी, डिस्पोजेबल इनकम होगी, मतलब जो इनकम वो खर्च कर सकता है वो उसकी कम हो जाएगी। तो वो क्या करेगा, रिजल्ट विच कैन रिजल्ट इन इंक्रीज डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, अगर गवर्नमेंट टैक्स को रिड्यूस कर देगी तो जो डिस्पोजेबल इनकम है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इनकम इंक्रीज़ होगी तो वो जो पर्सन है वो ज़्यादा डिमांड कर पाएगा गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए। अगर गवर्नमेंट है जो टैक्सेस को इंक्रीज़ कर देगी तो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाएगी, पर जो पर्सन है वो गुड्स और सर्विसेज की डिमांड को इंक्रीज़ नहीं कर पाएगा, वो डिमांड ज़्यादा नहीं कर पाएगा गुड्स और सर्विसेज की। फिफ्थ पॉइंट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। द पॉलिसी ऑफ RBI टुवर्ड कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। जो RBI है उसकी जो पॉलिसीज़ है, CRR, SLR, CRR कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो ये पॉलिसीज़ है RBI की फॉर द टुवर्ड्स द कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग इन इंडिया। द लास्ट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज इकोनॉमिक कंडीशन। Economic policies of a business unit are largely affected by the economic condition of an economy। जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है एक बिजनेस यूनिट की, वो किससे अफेक्टेड होती है, बाय द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में कैसे इकोनॉमिक कंडीशन है उससे अफेक्ट होती है। एनी इम्प्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक कंडीशन सच एज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, परचेजिंग पावर ऑफ पब्लिक, डिमांड एंड सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एट्सेट्रा। कोई भी इम्प्रूवमेंट होना इकोनॉमिक कंडीशन पे उसका लार्जली अफेक्ट होता है साइज ऑफ मार्केट पे, ठीक है। जो बिजनेस साइकिल है एक अनदर इकोनॉमिक कंडीशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस यूनिट। जो बिज़नेस साइकिल है एक इकोनॉमिक कंडीशन है जिसका जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक बिज़नेस यूनिट के लिए। 5 स्टेजेस होती है इकोनॉमिक कंडीशंस की, जो कि एक बिज़नेस साइकिल है। प्रोस्पेरिटी, बूम, डिक्लाइन, डिप्रेशन, रिकवरी, ये एक बिज़नेस साइकिल है। इसमें जब भी एक बिज़नेस पीक पॉइंट पे होता है उसे बूम पीरियड कहते हैं। जब एक बिज़नेस डिक्लाइन करता है तो उसे डिक्लाइन पोजीशन कहते हैं, और जब वो एक पॉइंट पे आ जाता है डाउनवर्ड्स द डिक्लाइन उसे डिप्रेशन पॉइंट कहते हैं। फिर उसके बाद जब बिज़नेस रिकवर करना स्टार्ट करता है वो रिकवरी पॉइंट होता है उसका। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वेरी क्लियरली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।